नमस्कार। एएनबी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नवीन पांडे। कल लोकसभा और आज राज्यसभा में 1 घंटा 50 मिनट तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धुआंधार भाषण दिया। विपक्ष के शोर शराबे के बीच मोदी ने हर वो मुद्दा उठाया जिसका जिक्र करके उनको घेरा जा रहा था। मणिपुर, नीट घोटाला, जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, सभी मुद्दों पर मोदी ने करारे जवाब दिए। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा का जवाब देने राज्यसभा में पहुंचे थे मोदी। प्रधानमंत्री के भाषण के दौरान संसद में जमकर शोर शराबा होता रहा। मोदी ने अपने भाषण में कांग्रेस के इकोसिस्टम पर सवाल उठाए। 1 जुलाई को खटाखट महिलाओं के अकाउंट में पैसे डालने वाले कांग्रेस के वादे पर तंज कसे और ऐलान कर दिया विपक्ष को उसी की भाषा में जवाब देंगे। मणिपुर पर लगातार जवाब मांग रहे विपक्ष से पीएम मोदी ने कहा, मणिपुर के लिए सरकार लगातार प्रयासरत है। हिंसा की घटनाएं कम हो रही हैं। लोगों को राजनीति से उठकर वहां के लिए मिलकर काम करना चाहिए। राजनीति करने वालों से आग्रह किया कि ऐसा करना बंद कर दें, नहीं तो मणिपुर के लोग आपको रिजेक्ट कर देंगे। तो बड़ा सवाल है, प्रधानमंत्री ने अपने भाषण में जो मुद्दे उठाए हैं उन पर आगे कैसे काम होता है। इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान मौजूद हैं। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया। कांग्रेस के हमारे कुछ साथियों को मैं हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि नतीजे आए तब से हमारे एक साथी की तरफ से मैं देख रहा था, उनकी पार्टी उनको समर्थन तो नहीं कर रहे थे, लेकिन अकेले झंडा लेकर दौड़ रहे थे। और मैं कहता हूं, वो जो कहते थे उनके मुंह में घी शक्कर। और ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि उन्होंने बार बार ढोल पीटा था 1/3 सरकार। इससे बड़ा सत्य क्या हो सकता है कि हमारे 10 साल हुए हैं, 20 और बाकी है। 1/3 हुआ है, 1/3 हुआ है, 2/3 बाकी है। और इसलिए उनकी इस भविष्यवाणी को लिए मैं उनके मुंह में घी सकता। संविधान हमारे लिए ये कोई आर्टिकल्स का कंपाइलेशन मात्र नहीं है। हमारे लिए उसका स्पिरिट भी और उसके शब्द भी बहुत मूल्यवान है। और हमारा मानना है कि किसी भी सरकार के लिए, किसी भी सरकार के नीति निर्धारण में, कार्यकलापों में हमारा संविधान लाइट हाउस का काम करता है, दिशा दर्शक का काम करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, झूठ फैलाने वालों की सत्य सुनने की ताकत भी नहीं होती। जिनका सत्य से मुकाबला करना, इसके लिए जिनके हौसले नहीं है, वो बैठ करके इतनी चर्चा के बाद उन्होंने उठाए हुए सवालों के जवाब भी सुनने की हिम्मत नहीं है। इन्होंने ये अपर हाउस को अपमानित कर रहे हैं। इस अपर हाउस की महान परंपरा को अपमानित कर रहे हैं।
Sabha, PM also spoke also, and he said government is continuously making efforts to normalize the situation. We have filed thousands of FIR there. We both state and central government is trying to talk with the appropriate person there. Do you think is it enough to make normalized situation? Well, as you know, I'm in the Lok Sabha, not the Rajya Sabha, so I wasn't present when he said this. I'm not sure how it came across, but I will say that the fact that for more than a year since the troubles erupted there in May of 2023, his silence and his refusal to even go there speaks volumes. I think this is something which we have been in despair about for quite some time, that the government not only errs sometimes in its inattention to a major problem, but then remains in complete denial about it. Now, if he has addressed it today, I'm glad he's done so. But the situation in Manipur is far from normal from everything I'm hearing. And we heard a very impassioned speech by one of our MPs from Manipur, talking about the pain and anguish of the people there, which I think is the level of feeling that people in Manipur have that the BJP government and the Prime Minister cannot afford to be oblivious of. Sir, राज्यसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया, उसको लेकर विपक्ष में बेचैनी देखी गई। कई बार शोर शराबा हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जब 32 मिनट बोल चुके थे, तब विपक्ष ने सदन से वॉकआउट कर दिया। इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। आखिरकार प्रधानमंत्री ने आज वो तमाम मुद्दे उठाए जिस पर विपक्ष उनसे जवाब मांगता रहा है। मणिपुर का मुद्दा, आज उस पर जवाब दिया प्रधानमंत्री ने। जांच एजेंसियों के दुरुपयोग, उस पर जवाब दिया। इन सब पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं, उनके पास चलते हैं और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं बीजेपी के नेता तपोष पाल जी। तपोष जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस के प्रवक्ता अरशद रजा जुड़े हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है अरशद जी। मनोज मनु हैं, प्रवक्ता जेडीयू का, आपका बहुत बहुत स्वागत है मनु जी। डॉक्टर परमवीर सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अरशद रजा, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में जवाब दिया, हालांकि 32 मिनट के बाद ही विपक्ष वॉकआउट कर गया था, लेकिन आप लोग बार बार उनसे जवाब मांगते थे। मणिपुर पर क्यों नहीं बोलते, नीट घोटाले पर क्यों नहीं बोलते, ईडी सीबीआई जांच एजेंसियों पर क्यों नहीं बोलते, आज सबका जवाब दिया, क्या कहिएगा? सबसे पहले आपको और आपके पूरे चैनल को मेरा सादर नमस्कार। और हाथरस में मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, हिमाचल प्रदेश है, वहाँ पर एक बहुत ही भयंकर और हृदय विदारक घटना हो गई है, जिस पर जितने भी सम्मानित आमजन ने उस भगदड़ का शिकार हुए हैं, उन सबको अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। अब हाथरस पे आऊंगा मैं आपके पास, सारे सवालों से पूछूंगा, लेकिन जो पूछा गया पहले उसका जवाब दीजिए ना। मैं लोकसभा और राज्यसभा पर आ रहा हूँ। आज आपने जो डिबेट रखा है वो माननीय प्रधानमंत्री जी के बयान पर रखा है। तो सदन की लोकसभा में जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, उनसे लगातार नेता प्रतिपक्ष देश में जो विपक्ष की जिम्मेदारी राहुल गांधी जी के कंधों पर इस देश में दिया है, उन्होंने जबरदस्त महंगाई को डायन से डार्लिंग बनाने वाले नरेंद्र मोदी जी से महंगाई पर सवाल का। उन्होंने इस देश के ज्वलंत मुद्दे जैसे मणिपुर को जलाने का पूरा जिम्मेदार सरकार को ठहराया। उन्होंने बेरोजगारी पर सवाल किया। उन्होंने लगातार 7 साल में 70 पेपर लीक जो हुआ है उस पर सवाल करा, नीट पर सवाल करा, किसानों के मुद्दे पर सवाल करा, नौजवानों के भविष्य के लिए सवाल करा, महिलाओं के उनकी सुरक्षा के लिए सवाल करा। नेता विपक्ष ने अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ संसद के पटल पर जिम्मेदाराना बयान दिया, लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जैसा आप उम्मीद करना चाहते हैं विपक्ष से, आपके नेता, आपके मंत्री, पूरी कैबिनेट की टीम, खुद नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी लगातार इंटरप्ट करते रहे, लगातार शोर हंगामा करते रहे। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, इस देश की जो ज्वलंत मुद्दे हैं, क्या उस पर नरेंद्र मोदी जी ने 2 घंटे के भाषण में मुद्दे पर जवाब नहीं दिया? बताइए ना, आप तैयारी के बिना है क्या? आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना, मैं ये पूछ रहा हूँ कि वो बालक बुद्धि की बात करते हैं। कांग्रेस 2 घंटे कांग्रेस करते रहते हैं,
लेकिन देश के मुद्दे पर ये नहीं बताते हैं कि मेरी ये नीति है और महंगाई को मैं ऐसे खत्म कर पाऊंगा। वो कह रहे हैं क्या वो परजीवी है महंगाई का कांग्रेस, मैं कह रहा हूँ कि दूसरी क्या वो पार्टियों के महंगाई का वोटों के मुद्दे दम पे राजनीति कर रही है और 99 पे अटक गई है, ये कह रहे हैं। अरे भाई, फिर मैं कह रहा हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्या देश के मुद्दे ये हैं? क्या देश के मुद्दे कांग्रेस या बीजेपी हैं? क्या देश के मुद्दे कोई राजनीतिक दल का या कोई राजनीतिक नेता है? नहीं, देश के मुद्दे महंगाई, बेरोजगारी, मणिपुर, नीट और छात्रों के जो भविष्य के साथ लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है, आउटसोर्स और ठेकेदारी प्रथा में जिस प्रकार से शिक्षा विभाग को और तमाम नौकरियों को लेके जाया जा रहा है, ये बहुत ही गंभीर और सोचनीय विषय है। अरशद जी, मैंने पूछा था जो जवाब दिया गया उससे आप संतुष्ट हैं कि नहीं? आप इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैं फिर आऊंगा, सोच लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। तब तक एक कमेंट सबसे लेता हूँ। तपोष पाल जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री ने जवाब दिया, विपक्ष फिर भी संतुष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए, कल का अगर आप जवाब देखें प्रधानमंत्री जी का और आज का जवाब देखिए, दोनों में बिल्कुल स्पष्ट है। राहुल गांधी इमेच्योर है। राहुल गांधी के पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो संसद जैसे और जो पद उनको एलओपी मिला है उसका वाहन कर सके, वो उसके लिए फिट नहीं है। ये आप किसी से भी फीडबैक लेके देखिए, आप आम जनता से पूछिए, किसी से भी पूछिए, राहुल गांधी इज फिट फॉर दिस पोजीशन और नॉट, दे विल से दैट ही इज इमेच्योर। और वो जो बालक बुद्धि की बात कही है वो बिल्कुल 100% करेक्ट है। वो पता नहीं क्या कर रहे थे, वो संसद की उस पोजीशन को जो अवहेलना कर रहे थे, ही इज नॉट फिट फॉर दैट पोजीशन, वो बिल्कुल साफ दिख रहा था। और आज क्या अगर लीजिए आप, तो जो लोग ये संविधान कर रहे हैं, भाई संविधान की अगर बगिया किसी ने उखाड़ी है तो वो आपकी पूरी की पूरी पार्टी नहीं कहूंगा, परिवार है, जिन्होंने पूरी की पूरी भारत के संविधान का मजाक बना के रख दिया। देखिए, उन्होंने आज एक बात कही थी कि मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे उस समय खड़गे जी कैबिनेट मिनिस्टर थे, और उस समय एनएसी को उसके ऊपर रख दिया गया था। और हर एक जगह जहां जहां की पोजीशन, और आप देखिए उस समय जितने भी बड़े बैठक होते थे और राजनयिकों की मिलन होता था, मतलब बाहर के कंट्री से जबरदस्त, तो सोनिया गांधी को लेके जाया जाता था। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह पीछे रहते थे। तो एक परिवार को किस आधार पर, ये संविधान में कहां लिखा हुआ है? आप बताइए ना कि गांधी परिवार को इतना ज्यादा तवज्जो देना है। वाड्रा को एसपीजी सुरक्षा दी जाती थी, किस आधार पे? तो ये जो गांधी परिवार और गांधी परिवार के रट लगाना, ये चीज कल भी आपने देखा था कि खड़गे बिल्कुल से एकदम महिमा मंडित कर रहे थे कि हमें अगर किसी ने बनाया है तो सोनिया गांधी ने बनाया है। अरे भाई, सोनिया गांधी कौन है? इस देश की नागरिक है। आप बताइए। मैं सिंपल एक इतिहास पे जाता हूं। 1866 से लेके 1925 के बीच में जितनी पार्टियां बनी हैं, सिर्फ कांग्रेस के संस्थापक विदेशी रहे हैं, और इसीलिए आज तक इनको विदेशी इतने प्यारे हैं। इनके तपोष पाल जी, आप भटक रहे हैं। तपोष पाल जी, निजी हमलों से बचिए, मैं फिर आऊंगा आपके पास। मनोज मनु जी, मैं फिर आता हूं आपके पास। मनोज मनु जी, जिस तरह से आज प्रधानमंत्री बोले, तमाम मुद्दों पर साफ कर दिया उन्होंने कि सरकार का रुख क्या है, और ये भी कह दिया कि आप 1/3 बोलते हैं तो हम मान लेते हैं 10 साल 1/3 है, और तंज कस दिया कि 20 साल हम और रहने वाले हैं। क्या कहिएगा? देखिए नवीन जी, विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। अब कल लोकसभा में और आज राज्यसभा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से सारे बातों का खुलासा कर दिया, हर चीज पर कर दिया, तो अभी आप देखें कि कांग्रेस के साथी बोल रहे हैं कि से हाथरस पर क्या हुआ। अरे हाथरस पर क्या हुआ? सोनिया जी को और राहुल जी को और जो भी इंडी गठबंधन के नेता हैं, बंगाल पर मुंह में क्या बंद कर रहे थे। तो इसीलिए जो सही बात है, सारे चीजों का उन्होंने खुलासा कर दिया। अब इनके पास नहीं है तो इन पर नहीं। आज तक किसी विपक्ष के नेता ने जेडीयू से नवीन जी बंगाल पर बोलने का काम किया क्या? विशेष राज्य का दर्जा बिहार को कब मिल रहा है? जबकि इसी बंगाल में विशेष पैकेज की घोषणा कब हो रही है? ये सरकार ने घटिया दिया, कांग्रेस की वहां लुटिया कर दी। उसके बाद विशेष राज्य का दर्जा कब दिला रहे हैं? तो प्रधानमंत्री जी तो सारे बात को सुना दिए।
अब देश की जनता को जानना था, देश की जनता इसके बात को समझ गई, इसीलिए अब इन लोगों को कुछ कहना ही नहीं है, बोलते रहे। इनका काम है बोलना, इनका काम है लोगों को बरगलाना। अरशद जी बीच में बोले, सुन लीजिए पहले, फिर आऊंगा। हर बार थोड़े बरगलाता है नवीन जी, समय आएगा सबका जवाब इनको मिल जाएगा। ठीक है। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, आपने सारे प्रवक्ताओं की बात सुन ली है, मोदी जी का भाषण भी सुना है, सारे मुद्दों पर जवाब मांगा जा रहा था। मणिपुर पर प्रधानमंत्री बोलते नहीं है और आज बोले और धुआंधार बोले, क्या कहिएगा? यार नवीन जी, हरिशंकर परसाई जी पर प्रसिद्ध लेखक हुए हैं, उनकी लाइनें हैं कि राजनीति में शर्म केवल मूर्खों को आती है। आज ये बात बिल्कुल साबित 100% इंडी गठबंधन और खास करके कांग्रेस पार्टी पर फिट बैठती है। आप लगातार आपने चुनाव भी इन्हीं मुद्दों पर लड़ा, मणिपुर का मुद्दा लगातार उठाते रहे, चुनाव के बाद आपने नीट का मुद्दा उठाया। देखिए, आप केवल सवाल दाकर भाग नहीं सकते हैं, आपको सुनना भी पड़ेगा। जब प्रधानमंत्री आज बोल रहे हैं तो आप उठकर जा रहे हैं, और कल को आप राजनीति करेंगे कि संसद में हमारी बातें सुनी जाती, हमारे रखे पक्ष के ऊपर जवाब दिया था, तो आप उठकर क्यों गए? देखिए, राजनीति में भागा नहीं जा सकता कभी भी, वॉकआउट करना कोई नतीजा नहीं है। कल हमने देखा कि संसद की मर्यादा को तार तार किस प्रकार किया जा रहा था कि देखिए, लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी जी खुद वेल में आने के लिए अपने सांसदों को बोल रहे हैं। तो ये डेमोक्रेसी की किताब हाथ में लेते हैं, हम कॉन्स्टिट्यूशन को हाथ में लेते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाएं, ये शोभा नहीं देता है, ये शोभा नहीं देता है। लीडर ऑफ ऑपोजिशन प्रधानमंत्री के समकालीन नहीं होते हैं। देखिए, वो अगर सरकार पक्ष के नेता प्रधानमंत्री है तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन विपक्ष के नेता है। मतलब अगर आप ब्रिटिश डेमोक्रेसी में देखें, और हमारा भी सिस्टम काफी मिलता जुलता है, तो लीडर ऑफ ऑपोजिशन की मर्यादा और प्रधानमंत्री की मर्यादा समकालीन है, तो उस मर्यादा को रखना चाहिए राहुल गांधी जी को, और इस तरीके का काम नहीं करना चाहिए। अब वो केवल एक सांसद नहीं है किसी सीट से, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। दूसरी बात, जब जवाब दिया जा रहा है तो जवाब सुनने की हिम्मत भी रखनी चाहिए। आपने 10 सवाल दागे तो उसका जवाब सुनिए। ये अच्छी बात नहीं है कि आप कह के भागे। जनता की नजर में क्रेडिबिलिटी कम हो जाएगी पार्टी के नेताओं की इस प्रकार से कि आप आरोप दागते हैं, आप उनका जवाब नहीं सुनते, या कोई समाधान कीजिए। केवल राजनीति का मतलब ये नहीं है कि हम पॉइंट आउट करते रहे कि देश में ये गलत है, ये नीति गलत है, वो नीति गलत है। अरे भाई, नीति गलत है तो नीति में क्या सुधार चाहिए, वो काम भी तो है ना। हेल्थी विपक्ष इसी को कहा जाता है, और हमने देखा है बहुत समय तक ये ऐसा होता था यहाँ पर। तो ये काम अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी क्रेडिबिलिटी खुद की खत्म होती है। मणिपुर ज्वलंत मुद्दा था, आप लगातार सरकार के ऊपर कटाक्ष कर रहे थे, और देश भी देख रहा है कि मणिपुर पिछले 1.5 साल से सुलग रहा है, कब वहां शांति होगी। और मोदी सरकार के ऊपर और संगठनों ने भी इस बात के ऊपर बात रखी थी, तो इसकी वजह दबाव में आए, या जैसा दबाव में आने की बात ही नहीं है। देखिए, पहली बात बताऊं मैं, देश का एक राज्य सुलग रहा है, उसको शांत करना पूरे हर देश के सब नागरिकों की जिम्मेदारी है। सरकार की नागरिक की जिम्मेदारी थोड़ी बढ़ जाती है, तो उस दिशा में सरकार काम कर रही है। सरकार क्या काम गलत कर रही है और क्या उसे एक्स्ट्रा करना चाहिए, ये विपक्ष बताएगा यहाँ पर। तो बता रहे हैं सरकार के साथ आप वार्तालाप कर रही है। ठीक है, ठीक है। देखिए, एक बात बताऊं, ये संसद नहीं है। एक मिनट, अहमद रजा साहब, ये संसद नहीं है, लेकिन मैं भी किताब लेके जी आ रहा हूँ, इतना घबरा के आ रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ। अहमद जी बात करने दीजिए। अहमद जी, आप गला नहीं घोट सकते, आप विचारों का गला नहीं घोट सकते। अहमद जी, मेरी बात सुनिए, आप विचारों का गला नहीं घोट सकते। मैं आपका मजबूर मजदूर नहीं हूँ कि मैं आपके पक्ष की बात करूँ। जो मेरे मन में आएगा मैं बोलूंगा। मुझे डेमोक्रेसी, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया हुआ है, तो आप मेरा गला नहीं घोट सकते। ये संसद नहीं है। देखिए, जो बातें कही जाएगी राहुल गांधी जी के, राहुल गांधी जी चाहे सरकार के अपने एजेंडा में जो वो चाहते हैं कि देश की दिशा बढ़े, वो काम करा सकते हैं। आप वो इस पोजीशन में है। वॉकआउट कर जाना तो भाई साहब आपको मिली हुई ताकत आप इस्तेमाल नहीं कर रहे। जवाब देना ठीक है। देखिए अरशद रजा जी, अरशद सुन लीजिए पहले। आपको अच्छी तरह पता है हमारे शो में जो ना इस तरह से जो बीच में बोलना ठीक नहीं माना जाता है। और जगह कहीं होता होगा जहाँ गैस को लड़ाते होंगे, भिड़ाते होंगे, हम नहीं करते ये, हम तो विचारों को सुनते हैं। आप ये कई बार आप हमारे शो में आ चुके हैं, बीच में क्यों बोले? पूरा मौका है, पूरा समय दूंगा आपको बोलने का। पहले शुरुआत आपसे की थी, आप उसमें बोल नहीं पाए। अभी आप पूरा बोलिए, आराम से बोलिए, ठीक है? बीच में मत बोलिए, दूसरों को पूरा मौका दीजिए। अभी बताइए कि मणिपुर पे आप लोग बार बार बोल रहे थे कि जवाब देते नहीं प्रधानमंत्री, बोलते। आज संसद में बोले, उच्च सदन में बोले हैं, और फिर आप लोग 32 मिनट में चले गए वॉकआउट करके। सुनना चाहिए था, उस पर सवाल जवाब करना चाहिए था। उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री ने, आप राजनीति करना बंद कर दीजिए, वहाँ शांति आ जाएगी। उन्होंने कहा 1993 में 5 साल तक जो है मणिपुर जलता रहा था, तब सरकार आपकी थी। बताइए, इस पर जवाब दीजिए। आपसे सवाल आज का किया जा रहा है और आप भविष्य की बीते हुए कल की बात आप नहीं तय करिएगा कि कोई क्या बोलेगा, आप अपनी बात तय करेंगे ना, क्या बोलेंगे। नहीं तो विपक्ष आप बोलिए, अब बोलिए के बारे में सवाल हाँ, तो आप बोलिए। विपक्ष नरेंद्र मोदी जी से आज पूछेगा कि मणिपुर क्यों जल रहा है। आप सालों से मणिपुर जल रहा है, जहां पर आप न गए न मणिपुर के बारे में बात किया, सदन में
आज तक बोलने की हिम्मत नहीं कर पाए। कुकी और मैती समाज लगातार एक दूसरे पर वार कर रहा है। महिलाओं को निर्वस्त्र घुमाया जा रहा है सड़कों पर, और इतनी असंवेदनशीलता। सरकार अभी भी गंभीर नहीं है, अभी भी मणिपुर पर ये विचार नहीं कर रहे हैं ये लोग। और यहाँ पर 3 का पैनल आपने बनाया है। ये परमवीर सिंह जी कह रहे हैं कि विपक्ष अपने, जेडीयू के प्रवक्ता कह रहे हैं कि विपक्ष अपनी भूमिका नहीं निभा पा रहा। अरे विपक्ष बोले तो गलत बोल रहा है, विपक्ष सड़क पर चले तो गलत बोल रहा है, नहीं चलना चाहिए। यानी सरकार का केवल चुनाव चौकी करना चाहिए। सदन में तो जनता ने जिताकर इसलिए भेजा है कि जाइए और सरकार की केवल बातों को सुनकर घर चले आइए। क्या मणिपुर के उन सांसदों ने जो आवाज बुलंद किया, नवीन पांडे जी, क्या वो ध्यान देने लायक बातें नहीं है? नरेंद्र मोदी जी जब बोल रहे थे वेल में जाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मणिपुर के सांसद उस वक्त मांग रहे थे। उस वक्त स्पीकर महोदय से बार बार गुहार लगा रहे थे कि हमें नरेंद्र मोदी जी के सामने बोलने दिया जाए। वहां पर रक्षा मंत्री, वहां पर होम मिनिस्टर, सभी लोग बैठे हैं और मणिपुर की आवाज वहां पर दबाई जाएगी तो वहां पर विपक्ष का ये जिम्मेदारी है कि वो वेल में जाएगा, वो प्रदर्शन करेगा, वो अपने अधिकारों को पूर्णतः। देखिए आप अरशद जी ये बात कह रहे हैं कि अगर मुझे जो है मौका नहीं मिलेगा तो मैं कानून तोड़ूंगा। ये तो कानून नियम है कि वेल पर नहीं जाना है। आप लोग उस पर राजी थे जब नियम बने थे। नहीं, इसके पहले भारतीय जनता पार्टी ने क्या क्या किया है उसी सदन में। तो सब कुछ वही करिएगा, जो गलत हुआ सब वही करिएगा, रिपीट करिएगा। नहीं, मैं क्या पूछ रहा हूँ आपसे, नहीं तो मणिपुर की आवाज नहीं जाएगी सदन में, इसलिए बनाया आज पार्लियामेंट। मणिपुर प्रधानमंत्री बोले हैं, आप बताइए उसमें क्या गलत था, आप बताइए क्या गलत बोला उन्होंने। नहीं, मणिपुर के हिंसा को कैसे रोका जाए इस पर क्यों नहीं विचार हुआ? उन्होंने कहा तो वहाँ शांति आ रही है। उन्होंने कहा कि पिछले 1.5 साल में हालात सुधरे, शांति आ रही है, विपक्ष उस पर राजनीति ना करे, अपनी जो है सियासी रोटियां ना सेके। ये कहा नवीन पांडे जी, आप ही लोगों का चैनल ये दिखाता है कि आए दिन वहां पर हमला हो रहा है और नरेंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि वहां पर शांति आ रही है। या तो आप लोगों का चैनल गलत है, नरेंद्र मोदी जी सही है, या तो किस पे हमला हो रहा है? थोड़ा सा मणिपुर में हमारे ही साथ चर्चा कर लीजिए। आप बताइए क्या दिक्कत है मणिपुर में? अरे सरकार झूठ बोल रहे हैं जो वहां पर ग्राउंड की कुछ कर रहे हैं। इनकी अंडरस्टैंडिंग में जानना चाहता हूँ, मणिपुर में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए आप। अरे मैं आप कितनी जातियां हैं वहां पे और किस पे कौन अटैक कर रहा है, थोड़ा सा बताइए मुझे। भारतीय जनता पार्टी की विफलता नहीं है कि मणिपुर का बताइए थोड़ा, कौन से समुदाय पे कौन सा समुदाय अटैक कर रहा है और मणिपुर में अशांति क्यों है, उसका रूट कॉज बताइए मुझे, मैं आपको बताता हूँ शांति कैसे आएगी। जहाँ से इसकी बात है, ये संवेदनशील मसला है, देश की सुरक्षा का मामला है। ठीक है तपोज सुन लीजिए पहले, संविधान का प्रतिलिपि लहराते हैं और उसमें कितने पन्ने हैं ये नहीं बता पाएंगे। तपोज जी सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। हर एक चीज को लेकर राजनीति आपको मौका दूंगा तपोज जी। कह रहे थे कि मैं प्रधानमंत्री के तौर पर नहीं, मैं चौकीदार के तौर पर काम करना चाहता हूँ। क्या उस मैं कह रहा हूँ मणिपुर की दिक्कत बता दो ना तुम। मोदी का परिवार क्या दिक्कत है वहां पे बताओ, एक्सप्लेन करो। कैन यू एक्सप्लेन द इंसिडेंट, रीसेंट इंसिडेंट्स, कैन यू कोट दैट? क्या वो किसी के परिवार का हिस्सा नहीं है? अभी मैं एक तीनों पैनल का जवाब दे लें। पिछली बार ये बताए थे रिक्शा वाले हैं। दीजिए। ये है कि नरेंद्र मोदी जी को गंभीर होना पड़ेगा। वो राजनीतिक रूप से पूरी तरह से परिपक्वता दिखा रहे हैं, तो राजनीतिक रूप से देश के लिए सबसे कमजोर प्रधानमंत्री के तौर पर साबित हो रहे हैं और रणनीति के तौर पर, कूटनीति के तौर पर पूरी तरीके से ये पूरी सरकार विफल रही है, बैकफुट पर रही है। और सबसे इतिहास के पन्नों में अगर सबसे कोई कमजोर प्रधानमंत्री आज तक साबित हुआ है तो उनका नाम नरेंद्र मोदी है। अब जेडीयू के प्रवक्ता का मैं जवाब देना चाहता हूँ। मैं जेडीयू के प्रवक्ता जी से ये कहना चाहता हूँ कि आप अभी सरकार में हैं, आपके पास कोई बहाना भी अब नहीं चलेगा। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा आप दिला रहे हैं, बिहार को विशेष पैकेज जो नरेंद्र मोदी जी बहुत पहले ऐलान कर चुके हैं, 2024 का भी चुनाव बीत गया, ये कब बिहार के लिए मिलने जा रहा है? अब आ रहा हूं मैं डॉक्टर परमवीर सिंह जी के पास, ये राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर यहाँ पर बैठे हैं। डॉक्टर परमवीर सिंह जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, विपक्ष की जिम्मेदारी सरकार से सवाल करना होता है और सरकार की जिम्मेदारी है विपक्ष के साथ कोऑर्डिनेशन बना करके किसी मसले पर अगर कोई मूल मुद्दा चल रहा है देश में और विपक्ष उस पर मांग कर रहा है तो बड़ा दिल दिखा करके और विपक्ष के नेताओं के साथ बैठ के उसकी नीति और नियत बनाया जाता है, तय किया जाता है। इसके पहले भी सरकारों में हुआ है। इसके पहले इस देश के सरकारों के पास इतना बड़ा दिल था कि नेता विपक्ष को विदेश की धरती पर भेज करके और देश को प्रेजेंट करने के मौके मिला करते थे। क्या आज नरेंद्र मोदी जी के पास वो बड़ा दिल है? क्या वो राजनीतिक चेतना नरेंद्र मोदी जी के पास है? क्या वो राजनीतिक चेतना भारतीय जनता पार्टी के पास है? ठीक है अरशद जी, ठीक है, दोबारा आऊंगा आपके पास। मैं ये कह रहा हूँ आज तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी विपक्ष को अपना दुश्मन मान रहे हैं।
विपक्ष को आतंकवादी और अभी तो देखिए क्या पता हर्षद जी नहीं क्या क्या साबित जो करने संसद पर में लगे जो हैं। दिख रहा है वो राहुल ये गांधी गलत जी है और ना। पूरा विपक्ष बहुत आक्रामक है, ठीक है, और और ठोस सरकार बाजी से जो नहीं। है जवाब दे रही है, ये दिखाई दे रहा है। और आप जो जो बयानी कर रहे हैं वो पीछे की पुरानी बातों कर रहे होंगे, लेकिन मैं अभी के हालात की बात कर रहा हूँ। दिग्गज को क्या है, इंदिरा गांधी जी को स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी के रूप में, स्वर्गीय राजीव गांधी जी के रूप में, उस परिवार पर तो यह हमला न करें। एक ठीक स्वतंत्रता है, संग्राम में एक ठीक है, नाखून न चलिए कटाए अब हैं, जवाब ले वो लीजिए, उस परिवार पर तो हमला न करें। जवाब ले लीजिए। अच्छा बोले आप परमवीर जी, इनका 2 मिनट का जवाब दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। देखिए साहब, सब पढ़ाया गया है हमें त्रिकोण भी पढ़ाया गया है, चौकोण भी पढ़ाया गया है, लघु कोण भी पढ़ाया गया है, समकोण भी पढ़ाया गया है, फर्स्ट कोण भी पढ़ाया गया है, लेकिन पढ़ाया नहीं गया है जिंदगी में दृष्टिकोण कैसा होना चाहिए। और इसमें यहाँ पर बात करी जाए कि अभी एक बात रखी कि नरेंद्र मोदी जी और क्या नाम है पीछे की सरकारों की बात रखी गई। तो देखिए ये जो रीति नीति चली आ रही है आपस में संघर्ष की, राजनीति में कोई संघर्ष नहीं होता है साहब। देखिए ये बीजेपी हो, जेडीयू हो, डीएमके हो, तृणमूल कांग्रेस हो, शिरोमणि अकाली दल हो, ये कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। ये मुद्दों विचारों की बात है और विचारों की भी लड़ाई नहीं है। ये बात कहने की देश की तरक्की के लिए अग्रसर एक रास्ता दिखाने की बात है, तो वो करी जाएगी। लेकिन अभी बात बोला गया कि पुराने जमाने में लीडर ऑफ अपोजिशन को बाहर भी भेजा जाता था। मैं आपको याद कराना चाहूंगा, मैं किसी पार्टी का पक्षधर अगर आप बोले मुझे बोलिए, लेकिन ये मेरा काम है राजनीतिक विषय जो पीछे पूर्व में घटनाएं हुई हैं उनको रखकर जरूर जाएगा। एक सीएम थे एक राज्य के, उनके अमेरिका का वीजा रुकवाने के लिए केंद्र सरकार ने तब की बहुत जोर लगाया था, सबको मालूम होगा आपको। तो ये तो आपने अगर पीछे अगर आप बीज बबूल का बोएंगे और आप सोचे कि उसके ऊपर आम का फल लगे तो संभव नहीं है ऐसा। मणिपुर की बात हो रही थी अभी भी, और मणिपुर के बारे में मुझे दुख होता है सोचते हुए कि हम बात तो करते हैं विदेश में लोग करते हैं कि शांति आए, लेकिन मणिपुर में कारण क्या है। अभी भाजपा के प्रवक्ता ने क्वेश्चन रखा था तो बात घुमा दी गई कि किन किन जातियों में संघर्ष हो रहा है, संघर्ष का बैकग्राउंड क्या है, संघर्ष को रोकने के लिए क्या क्या है, ये नहीं पता है। हम लोगों को क्या पता है कि होता क्या है, पार्टी प्रवक्ताओं के पास व्हाट्सएप के अंदर गूगल ड्राइव में डाटा हिट आ जाते हैं कि आज आपको ये बात उठानी है। लेकिन दुख की बात है कि उन प्रवक्ताओं को खुद को नहीं मालूम होता है कि मणिपुर में प्रॉब्लम क्या है, और होमवर्क करके आना चाहिए डिबेट में कि अगर कोई पूछ ले कि कौन झगड़ रहा है, किसको समस्या है, अपन तो कुछ बता तो पाए। या हम कुल मिला के मतलब अपना एजेंडा छोड़ना शुरू कर दे कि प्रधानमंत्री कमजोर है, हम परिपक्व हैं, ये परिपक्व नहीं है, तो ये सभ्यता नहीं होती है। ठीक ये है। आपको जवाब देना पड़ेगा, सटीक जवाब दीजिए आप। ठीक है, ठीक है, अर्षद जी बोलिए क्या कहना चाह रहे हैं। आपको मैं यही कह रहा हूँ, ये देश आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने नेता विपक्ष के तौर पर सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया था उसी सदन में कि आप आइए और हम सभी बैठ करके उन 24 लाख छात्रों को जो नीट परीक्षा के से ग्रस्त हैं, पेपर लीक से ग्रस्त हैं, उस पर आकर के बात करते हैं, तो उनके भविष्य पर बात करते हैं। हम भूतकाल को छोड़ के तो आज छात्रों के भविष्य की बात आज कर लेते अर्षद जी हैं। जो जवाब दिया छात्र- गया उससे संतुष्ट हैं कि नहीं आप, प्रधानमंत्री ने जो बोला है। अरे भैया, जब आप उन्होंने क्या उसको रुकवाने के लिए क्या कहा, वो बात कर रहे कार्रवाई हैं हो रही है, 93 जांच हो की, रही है। नहीं वो बात कर रहे हैं 93 की, वो 2024 की बात नहीं कर रहे हैं। 14 से 24 तक तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ये सबको ये जानना पड़ेगा कि पंडित नेहरू 2014 में प्रधानमंत्री नहीं है, 2014 से राजीव गांधी 2014 से प्रधानमंत्री नहीं है, ठीक है, स्वर्गीय हो चुके हैं, ठीक स्वर्ग है, सिधार चुके हैं। ठीक है। मैं बीजेपी के प्रवक्ता से अभी जवाब लूंगा, एक छोटा सा ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राजधर्म में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज चर्चा हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राज्यसभा में जो जवाब दिया
राष्ट्रपति के अभिभाषण पर, धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा चल रही थी, उसका जवाब देते हुए प्रधानमंत्री ने विपक्ष के सारे सवालों का जवाब दिया। मणिपुर पर भी बोले, जांच एजेंसियों पर भी बोले और बहुत सारे मुद्दे, लगभग सही मुद्दों पर आज जवाब दिया। उस पर चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं। तपोष पाल जी हैं, नेता बीजेपी के, अरशद रजा हैं, प्रवक्ता कांग्रेस के, मनोज मनु जी हैं, प्रवक्ता जेडीयू के, डॉक्टर परमवीर सिंह जी हैं, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर। तपोष पाल जी, अरशद जी तमाम सवाल उठा रहे हैं। ये भी संतुष्ट नहीं है। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस को परजीवी कहा दूसरी विपक्षी पार्टियों के दम पे फली फूली है। प्रधानमंत्री ने कहा कि मणिपुर 1993 में 5 साल जला। प्रधानमंत्री ने जांच एजेंसियों में कहा कि शराब घोटाला जो है उसकी शिकायत तो कांग्रेस ने की थी। उसी शिकायत पर केजरीवाल पे जो आज जो जेल के अंदर गए हैं उसके बाद भी हमला हम पे कर रहे हैं। तो ये तमाम चीजें जो है उनको लेकिन समझ में नहीं आ रही हैं। देखिए, कांग्रेस कहां से समझ में आएगा उनको। केजरीवाल जो इसमें लिकर कांड में फंसे हुए हैं, उसके जो टॉप मोस्ट पर्सन है वो है आपके धीरज साहू। लिकर कांड में आपने देखा होगा 300 कितने करोड़ रुपए पकड़े गए थे इनके, एक पता नहीं कहां पे कॉटेज टाइप का था गांव के अंदर, और वहां से पकड़े गए। तो वो इमीडिएटली कांग्रेस आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है और अपने आप को किनारा करती है, नहीं वो लिकर व्यापारी। और उसी लिकर व्यापारी का BMW आज हेमंत सोरेन वो चला रहे थे। और उसके बाद हेमंत सोरेन और केजरीवाल दोनों लोग जेल के अंदर हैं। हेमंत सोरेन तो आ गए हैं, हेमंत सीएम बनने वाले हैं। वो हेमंत सोरेन की पत्नी आके सुनीता केजरीवाल से गले मिलती है। तो ये तो जग जाहिर है कि किस तरीके से ये पूरा धीरज साहू ने 2 चीफ मिनिस्टर को फिक्स करके रखा था और लिकर कांड में फंसा के रखा था। ये जग जाहिर है। बाकी मैं आपको बता दूं, अगर कांग्रेस कोई काम करती इतने दिनों तक, देखिए 1 जुलाई से आपने सब लोगों ने देखा है कि 1860 भारतीय दंड संहिता 1860, दंड प्रक्रिया संहिता 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 उसको क्रमशः बदल दिया गया। और भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय न्याय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 इसको प्रतिस्थापित किया गया। तो अगर कांग्रेस काम करती तो अंग्रेजों के 1870 और 1860 के बनाए हुए कानूनों को आज हम बदल रहे हैं। और आज की डेट में जिन लोगों ने जो लॉ की पढ़ाई करते थे, आज उनको फिर से पढ़ना पड़ेगा। जो पुलिस विभाग में है उनको फिर से ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उनको इन सब कानूनों के बारे में पूरी जानकारी लेनी पड़ेगी। तो देश को अगर बदलना है, देश में क्या क्या बदलाव करने हैं, ग्राउंड लेवल पे कैसे काम होता है, ये होते हैं काम। आप डिजिटल जो रेप पीड़िता है वो उसको एज ए एक्यूज्ड इस समय आप ऑनलाइन उसको पेश कर सकते हैं। ऑनलाइन जितने भी रिकॉर्डिंग्स है वो साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किए जाएंगे। इसकी एक्सेप्टेंस आई है। आप अगर दंड संहिता और साक्ष्य संहिता को पढ़ेंगे, मैं तो पूरा डिटेल में पढ़ा हूं, मुझे आज समझ में आ रहा है कि कितने ज्यादा और बड़े बदलाव की तरफ ये देश जा रहा है और कितने ज्यादा एक्सेप्टेंस आएगी उसके बाद लोगों में। जो ये बता देते थे, देखिए मणिपुर की घटना, ये मणिपुर बोल रहे हैं, इन्हीं के मुस्लिम वर्ग का एक व्यक्ति मुस्लिम वर्ग की एक महिला को सड़क पे लेटा के और इतने बुरी तरीके से मार रहा था और उसका सब वीडियो वायरल हुआ। और जब टीएमसी के नेता से पूछा गया, मैं पश्चिम बंगाल के चोपड़ा की घटना को कोट कर रहा हूं, जब इनके टीएमसी के नेता से पूछा गया जो कि वहां से एमएलए है शायद, तो उन्होंने क्या बताया, नहीं मुस्लिम धर्म में ऐसा ही होता है। अरे अरशद रजा जी, आपने अपने धर्म के तरफ कभी देख के कभी कोट किया है? आप टिप्पणों से बचिए, ट्रिपल तलाक धार्मिक और निजी टिप्पणों से बचिए। देखिए तपोष पाल जी से कहिए, नहीं है ये तो उन्होंने पूरे के पूरे वहां पे इस तरीके से अराजकता कर रहे हैं और महिलाओं पे इस तरीके के अत्याचार किए जा रहे हैं। कई मुस्लिम देशों में ट्रिपल तलाक बैन है और जब यहाँ पे मोदी जी ने ट्रिपल तलाक को बैन किया तब यही लोग चले आए थे। ट्रिपल तलाक में करते क्या थे, ये पहले तलाक देते थे फिर हलाला कराते थे और ट्रिपल तलाक होता था 2 मिनट में, लेकिन हलाला पूरी रात चलता है। तो भैया आपके समाज में इतनी कुरीतियां भरी हुई है, आपको शर्म आनी चाहिए। और आप मणिपुर की घटना तक आपको नहीं मालूम है क्या है और किस तरीके से कश्मीरी पंडितों के और उनके बहन बेटियों के साथ अत्याचार किया गया। आपने एक बार भी कोट किया? जय फिलिस्तीन का नारा ये लगाते हैं और सऊदी अरेबिया में 1000 मुस्लिम लोग मर जाते हैं जो कि वहां पे पवित्र स्थान है, उसको विजिट करने गए। इन्होंने कभी उसकी अवहेलना की? नहीं करेंगे। ये एक तरफा इकोसिस्टम के तहत ये काम करते हैं। आप जहांगीर के पिछले
जहांगीरपुरी के दिल्ली में पिछले साल की घटना को देख लीजिए, रामनवमी पे वहां पे अटैक होता है, एक कबाड़ी वाला पकड़ा जाता है, उसके फेवर में 5 वकील जो इस देश के सबसे महंगे वकील है वो जाके खड़े हो जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। जमायत उलेमाए हिंद इनको पैसा देती है, ये इकोसिस्टम के तहत काम करते हैं, देश पे एक अलग इकोसिस्टम इन्होंने बना के रखा है। और इनको पैसा कहां से आता है? ये जो हलाल सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे, ये पैरेलल इकोनॉमिक बना के रखे हैं पूरे देश। पाल जी, तो फिर बड़ा सवाल है, फिर आप लोग कार्रवाई क्यों नहीं करते? 10 साल सरकार तो आप ही चल रही है, ये जो है हलाल सर्टिफिकेट निकालते हैं, ये बताइए हमें। तो फिर सरकार कार्रवाई क्यों नहीं करती? सरकार अगर सेकुलरिज्म है और सब बराबर हैं तो वक्फ बोर्ड क्यों बना हुआ है? माइनॉरिटी कमीशन क्यों बना हुआ है? इस देश में माइनॉरिटी का एक ही परिभाषा है, मुस्लिम के अलावा कोई माइनॉरिटी नहीं है इस देश में। हमने बताया है कि जैन है, बौद्ध है, हमने उनको सामने लाने का काम किया है। तो आज अगर कांग्रेस इस चीज को देखती है, उनको क्या है, उनको एक ढर्रे पे चलना है। देखिए राहुल गांधी शिव जी के सामने बैठ के पूजा करते हैं और शिव जी की फोटो दिखाते हैं, 2 मिनट के बाद बता देते हैं कि हिंदू जो है हिंसक है, हिंदू अहिंसक नहीं है, हिंदू से बड़ा इकोसिस्टम खराब करने वाले लोग नहीं। उन्होंने सारे हिंदुओं को नहीं बोला, ये बोला उन्होंने कहा बीजेपी से जुड़े जो संगठन है उनके लिए हम बोल रहे हैं। बीजेपी से जुड़े हुए संगठन है, वो कब उन्होंने स्पेसिफाई किया? उन्होंने बताया जो लोग हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। 2 दिन पहले बकरी ईद मनाया गया, उसको काट के खा गई है, वो हिंसा नहीं था तो क्या था? उस पर अहिंसा पे उन्होंने बात किया। आप जो है किसी धर्म और समुदाय के बारे में इस तरह बात नहीं कर सकता तपोस जी। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना है। अरशद जी जवाब दीजिए। क्यों नहीं बात कर सकते हैं? इनके यहाँ मदरसों में यही पढ़ाया जाता है। ठीक है, आप सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, फिर आऊंगा आपके पास। तपोस पाल जी जवाब सुन लीजिए, संस्था स्थापित करेंगे। बोलिए अरशद जी। ये इनके पढ़ाई लिखाई में शामिल है। सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए तपोस जी, बोलिए अरशद। ये पूरी जनता पार्टी आरएसएस ये कुंठित मानसिकता ग्रसित रूप से शिकारी है। इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है कि केवल आपको किसी भी मुद्दे पर धर्म की राजनीति करनी है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम जो हमारे गृह प्रदेश से आते हैं, उन्होंने अपने जो पूरे जीवन की शैली रही, जीवन की शैली में सत्य को सबसे प्रथम दृष्टिया रखा। क्या पूरी भारतीय जनता पार्टी असत्य बोलती है? पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी में झूठ फैलाने का, झूठ बोलने का एक ट्रेनिंग दिया जाता है। 24 घंटे 7 दिन 8,500 रुपए आपने बताया कि पैसा देंगे 4 तारीख से, क्यों नहीं दे रहे? आप कम से कम कर्नाटका में दे दीजिए पैसा। आपने अपने ही मुस्लिम बिरादरी के महिलाओं को, आप देखिए फिर ये बोलने नहीं दे रहे नवीन पांडे जी। तपोस पाल जी सुन तो लीजिए, तपोस जी सुन लीजिए, फिर मौका दूंगा आपको, मौका दूंगा। एक तो 3-1 का पैनल है, उसमें भी ये बेईमानी है। लोकतंत्र का चीरहरण कैसे किया जाता है ये पूरी भारतीय जनता पार्टी से कोई सीखे। तो लोकतंत्र का चीरहरण आपने करके रखा है। लोकतंत्र का चीरहरण कैसे होता है ये तपोस केस देखिए, आपने देखो भाई, लोकतंत्र का चीरहरण किया। देखो तपोस पाल, आपके तरह हम भी करना जानते हैं। 8,500 रुपए आप देंगे, 1 लाख रुपए देंगे, खटाखट क्यों नहीं आ रहा है पैसा? वो आप सत्यवादी है, भगवान श्री राम का नाम ले रहे हैं। आप बताइए, श्री राम को आप पूछते हैं जब राम मंदिर बना था आप गए थे? शर्मा नहीं चाहिए आपको। राजनीति करते हैं भगवान श्री राम के, दूसरे धर्म के भगवानों को सामने रख के आप राजनीति कर रहे हैं, दुख होना चाहिए आपको। ये बता तपोस पाल सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। अरशद जी बोलिए, के साथ जवाब देना। उसके बीच में आप बार आएंगे तो फिर वो भी उस रास्ते को अपना सकता है। बोलिए अरशद जी बोलिए। मैं ये कह रहा हूँ कि पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, ये लोग कुंठित मानसिकता से ग्रसित लोग हैं। इन लोगों के पास सच का सामना करने की हिम्मत नहीं है, सत्यता नहीं है। ये लोग मूल मुद्दों पर राजनीति नहीं करना चाहते थे। 2014 से शुरुआत की, धार्मिक मुद्दों की राजनीति की, और 2024 आ गया है। अभी भी इनको थोड़ा भी ये समझ नहीं आया कि अयोध्या जैसी भूमि ने इनको नकारा है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने इनकी राजनीति को मर्यादा, देखिए वो फैजाबाद की सीट है और पूरी की पूरी विपक्ष हमेशा उसको अयोध्या बोलती रही है। भाजपा ने हमेशा उसको बताया कि फैजाबाद की सीट का नाम चेंज करके अयोध्या किया जाए। ये अखिलेश यादव है जिन्होंने इसको बदला है, इन्होंने बदलने नहीं दिया है। योगी जी ने हमेशा इसकी पैरवी की है। आप मानते हैं कि वो अयोध्या की सीट है? फैजाबाद तो किसी ने नाम नहीं लिया। बताइए, आप एक्सेप्ट करते हैं? अयोध्या जो एमएलए सीट है वहां पे तो हम जीते हैं।
आप किस आधार पे बताते हैं? फैजाबाद किसी थे, उसको अयोध्या बोल रहे हैं आप। अयोध्या फैजाबाद का नाम तपोष पाल जी सुन तो अयोध्या लीजिए, रखने की तो बात तपोष किया जी, था हमने। तपोष पाल जी सुन लीजिए, उनकी बात सुन लीजिए। बोलिए अरशद जी, बोलिए। आज किस प्रकार से रामपथ जो भारतीय जनता पार्टी उसका क्रेडिट ले रही थी बनाने का, पहली ही बारिश में रामपथ टूट गया, गाड़ियां उसमें धंस गई। क्या ये भ्रष्टाचार की पोल और कलई नहीं खोलता है? राम मंदिर के मुख्य पुजारी आदरणीय सत्येंद्र दास जी ने एक वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि पहली ही बारिश में जहां मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी की मूर्ति रखी है वहां पर पानी टपक रहा है। नहीं टपक रहा है, वहाँ पे कंटिन्यूअसली कैमरा लगा हुआ है। ये सत्येंद्र दास जी का वक्तव्य है। ये कांग्रेस का है न मेरा है। दास जी कौन है मुझे ये नहीं न मालूम है, कांग्रेस का है न मेरा है। वहाँ के जो मुख्य पुजारी हैं, अरे तपोष पाल जी सुनिए, कैमरे लगे हुए हैं कहीं जो वहाँ के मुख्य पुजारी हैं, अरे यार झूठ क्यों बोलते हो? सच सुनते ही क्यों तिलमिलाहट हो जाती है, बिलबिलाहट हो जाती है? सच सुनने की क्षमता रखो। सच आप बोल ही नहीं रहे, झूठ बोल जब रहे हैं। वहाँ मुख्य पुजारी, अरे आप क्या मुख्य पुजारी जी को भी झूठ बनाएंगे आप? झूठ बोल रहे होंगे। अब आप क्योंकि वहाँ कैमरा लगा हुआ है। आप मुख्य पुजारी को झूठ बोल रहे हैं। आप मुख्य पुजारी जी को झूठा बोल रहे हैं। अरे भाई ये पूरा देश देख रहा है। देखिए एनबी चैनल के जितने भी दर्शक देख रहे हैं, देखिए ये पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी ठीक नहीं है। अखिलेश यादव का पैरवी ये मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास जी को भी झूठा तपोष पाल जी, पहले मैं आपके पास आऊंगा तपोष जी, लेकिन सुन तो लीजिए, अरशद जी की बात पूरी होने दीजिए ना। झूठ बोल रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तपोष पाल जी, जब आपका मौका आएगा तो आप उस खंडन करिएगा, अभी उनको बोलने दीजिए। अरे तपोष पाल जी, सारे चैनलों ने उनके बयान को चलाया है, सत्येंद्र दास जी के बयान को, और आप उनको भी झूठा साबित करने पर लग गए। ये जैसे सारी रिकॉर्डिंग होती है। नवीन पांडे जी, मैं डिबेट से लेफ्ट हो रहा हूँ। ठीक है, मुझे आगे बढ़ना। अरशद जी आपकी बात आ गई। मनोज मनु साहब, जिस तरह से हाथरस में कांड होता है और उस पर राजनीति शुरू हो जाती है, कोई कहता है कि जो बाबा थे उनकी तस्वीरें जो है अखिलेश जी के साथ आ रही हैं, और अखिलेश जी सवाल उठाते हैं कि देखिए मिसमैनेजमेंट है, प्रशासन को पता ही नहीं था इतना बड़ा कार्यक्रम हो रहा है। तो आपका क्या लगता है जो है इसके लिए किस तरह से जो है और वो करना चाहिए, तैयारी करनी चाहिए जांच की? देखिए नवीन जी, हाथरस की घटना बहुत दुखद, और बाबा का फोटो किसके साथ है या नहीं है, या वो किनके साथ गए हैं आए हैं, ये मायने सही नहीं रखता। घटना घटी है और बाबा के द्वारा या जो आयोजक थे उनको भीड़ का कोई अनुमान नहीं था, और ऐसे प्रवचन होते रहते हैं, कई जगहों पर होते हैं, कई तरह के बाबा हैं। आप बाबा के कार्यक्रमों को आप कहीं से रोक नहीं सकते हैं। लेकिन लापरवाही तो देखिए मनोज जी, लापरवाही तो उसमें हुई है ना। इतनी बड़ी तादाद में जनता वहां पहुंची, लेकिन उसकी तैयारियां नहीं थी। तो वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये आयोजक की गलती है। आयोजक को बताना चाहिए कि कितनी संख्या में लोग इसमें उपस्थित हों, और इसमें प्रशासन की भी थोड़ी सी लापरवाही है कि उसको करना चाहिए। लेकिन इसके लिए हम बाबा का अखिलेश जी के साथ फोटो था या बाबा का योगी जी के साथ फोटो था, इसलिए वो लोग दोषी इसमें होंगे, मैं इसको कहीं से उचित नहीं मानता हूँ। मैं ये कहता हूँ कि इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति और कहीं घटे, इसके लिए एक सीख होनी चाहिए पूरे देश में। जो इस तरह के प्रवचन चल रहे हैं, बाबा के प्रवचन से लोगों का जो किसी के प्रति समर्पित है उसको आप नहीं रोक सकते, और लोग जिस तरह से आ रहे हैं, तो ऐसी घटना पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए सभी देश के लोग के सरकारों को, वहाँ के प्रशासनों को लिए एक सीख आई। इसमें मैं अखिलेश जी को या योगी जी को कहीं से नहीं मानता हूँ, और पूरी रिपोर्ट आ जाने दीजिए, और उस पर सरकार अगर कार्रवाई, जो दोषी पाए जा रहे हैं उन पर अगर उत्तर प्रदेश की सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम उत्तर प्रदेश की सरकार को दोषी मानेंगे। लेकिन अभी पूरी रिपोर्ट है, वो आने। ठीक है डॉक्टर परमवीर सिंह जी। एक मिनट, दूसरी बात है नवीन जी कि बिना मतलब के बहस पर अरशद जी भी आ जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में मणिपुर में कितनी घटना हुई,
इसके अरशद जी जवाब दें, और 6 महीने में बंगाल में कितनी घटना हुई इस पर ये जवाब दे, तो एक सामने कोई बात आएगा। इसीलिए ये मणिपुर पर प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि इसको ये नहीं मानेंगे। बंगाल में जिस तरह की घटना हुई इस पर ये एक शब्द नहीं बोलेंगे। संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, कितनी बार संविधान किसने बदला है वह भी सामने आ जाना चाहिए, और आ चुका है। तो इसीलिए बेलरगर की बातें नहीं करना चाहिए। राजनीतिक नवीन जी, मुझे 30 सेकंड का टाइम दीजिएगा, हाथरस पे थोड़ा सा आपके साथी बोल रहे हैं, सुन लीजिए। नहीं होना चाहिए। मैं अरशद जी से एक चीज पूछना चाहता हूं कि राहुल गांधी के दादा का क्या नाम है, ये आज ये इस मंच पर खुले रूप से बता दे तो मैं समझ लूं कि सही में ये असली कांग्रेसी है, नहीं तो ये नकली कांग्रेसी है। मैं जानना चाहता हूं कि राहुल गांधी के दादा कौन। ठीक है डॉक्टर परमवीर सिंह जी, जो हाथरस की घटना है इस पर बहुत तेजी से राजनीति शुरू हो गई है। तमाम पक्ष जो है एक दूसरे पर आरोप पड़ रहे हैं, ये उसके समर्थक थे उसके समर्थक थे। आपको लगता है कि इस तरह की जो बाबाओं वाली जो घटनाएं हैं उनको जो है सियासी दल जो है वो टालने की कोशिश करते हैं, कोई कार्रवाई होती नहीं है? नवीन जी देखिए, पहली बात तो उनको बाबा कहना ये गलत होगा। ये कहते हैं इंग्लिश में एक टर्म होती है सेल्फ स्टाइल्ड गॉडमैन। अब गॉडमैन कोई भी हो सकता है, लेकिन आपको बाबा जब आप कहते हैं तो आप उसको एक स्पेसिफिकली हिंदू धर्म से जोड़ देते हैं। और जिस व्यक्ति की बात आज हाथरस के बारे में हो रही है वो अपना ही एक नया संप्रदाय बनाने की कोशिश कर रहे थे। वो कभी किसी हिंदू देवी देवता के साथ तो बात करते नहीं थे। तो ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि उनको बाबा कहना गलत होगा। वो एक क्या ना प्रचारक कह सकते हैं, जो जैसा भी आपको ठीक लगे, लेकिन उसको एक किसी धर्म स्पेसिफिकली केवल हिंदू धर्म से जोड़ देना ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है जो बहुत सालों चलता आ रहा है, जिसके ऊपर रोक शिव बाबा अपने आप को बोलते हैं, शिव बाबा मानवतावादी शिव बाबा। देखिए कोई कुछ भी बोल सकता है, लेकिन उसका लेना देना तो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में आप उसको स्पेसिफिकली बाबा कहते हैं तो एक आम जनता के मन में धारणा आती है कि ये हिंदू धर्म का कोई बाबा है। मेरा ऐतराज सिर्फ इस चीज के ऊपर है कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मेरी बात पहुंचे, मैं इसलिए कहना चाहता हूँ इनको बाबा कहना ठीक नहीं होगा, सेल्फ स्टाइल्ड गवर्नमेंट कहा जा सकता है, जैसे बोल दिया जाता है ये बात। अब रही देखिए जो हादसा होता है वहां पर, ये बेसिकली क्या है, ऐसे बहुत सारे लोग अपना प्रचार कर रहे होते हैं और सभी लोग किसी ना किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए होते हैं, किसी के खास होते हैं, किसी के थोड़े से कम खास होते हैं। तो लेकिन व्यवस्था क्या है, इन्होंने संख्या जो आज अखबारों में मेरे पास प्राप्त सूचना है, इन्होंने मात्र 15 से 20 हजार लोगों की सूचना दी थी एसडीएम को, और उसकी तैयारी की बात बताया जा रहा है 15 से 20 हजार लोग आने वाले हैं और लाखों लोग वहां पर इकट्ठा हुआ। लाख मतलब आंकड़ा बताया जा रहा है जो कि मतलब 15-20 हजार तो नहीं थे, उससे दुगने होंगे या तिगने होंगे, ये कितने ये जांच आएगी। तो इतनी बड़ी व्यवस्था में अगर गैदरिंग हो रही थी तो प्रशासन को उनको इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। पर्याप्त समस्याओं का समाधान के बगैर वो प्रोग्राम हुआ किया, ये गलत है। और दोषी जिसमें जो होंगे उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। तो यूपी सरकार को कार्रवाई करनी चाहिए। कितनी बड़ी गैदरिंग आप संभाल पाएंगे नहीं संभाल पाएंगे, ये कैसे हुआ, क्योंकि पूर्व में भी हमने देखे हैं बहुत सारी घटनाएं ऐसी हुई है जिनसे दिक्कतें हुई है। ठीक है तपोज पाल जी, कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, जबकि एफआईआर तक में बाबा का नाम, शिव बाबा जो बोलते हैं उन्होंने, उनका नाम तक नहीं है। देखिए मैं एक्सप्लेन कर दूं, ये बाबा है ही नहीं, ये सैफरॉन कलर जो है उससे हेट करते हैं। इन्होंने कभी सैफरॉन कलर का आपको बैठ के उस तरीके के आपको शिल्पियां नहीं दिखेंगे, आपको फोटो नहीं दिखेंगे। ये जय भीम मूवमेंट से जुड़ा हुआ बंदा है और अखिलेश यादव का बहुत खास खास है। ये एक प्लान के तहत ये काम किया जाता है। आपने देखा अभी कुछ दिनों पहले कि 8,500 रुपए देने के नाम से कितने लोगों को इकट्ठा कर लिया गया था और वोट डलवाया कांग्रेस ने। उसी तरीके की ये घटना है। और मैं बताऊं, कई सेवादार हैं जो कि वो सेवादार कहते थे, लोगों को बुला के वहाँ पे पर्टिकुलरली धक्का दिया गया, इस तरीके की सिचुएशन बनाया गया और दिखाने की कोशिश की गई कि यूपी में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गड़बड़ है। आपने फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया पुलिस डिपार्टमेंट को, इसके कारण पुलिस भी तैयार नहीं हो सकी है। और इकट्ठा किया आपने इतने हजार लोगों को, करीब करीब लाख लोगों के आसपास लोग थे वहां पे। तो जय भीम मूवमेंट से जुड़ा हुआ ये व्यक्ति अखिलेश यादव का बहुत खास है। उसके लिए ये मैनपुरी में काम भी करता है। कभी आपको ये बाबा जैसे नहीं दिखेगा। ये सैफरॉन कलर से हेट करता है, उसको घृणा करता है। वो सैफरॉन कलर कभी पहनता नहीं है। ये कोई बाबा हुआ नहीं है, ये वहां का माफिया है और इस तरीके की हरकतें करके ये पैसा बनाता है और उसके लिए काम करता है। तपोज पाल जी, इतनी सारी बातें आप बोल रहे हैं, इतनी सारी बातें आप बोल रहे हैं चैनल पे,
तो अभी एफआईआर में नाम तक क्यों नहीं, उनके कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? बुलडोजर कब चलेगा? बिल्कुल कार्रवाई हो रही है, एफआईआर जवाब देने दीजिए बाबा को ढूंढा जा रहा है, बाबा लापता है और जिस दिन मिलेंगे वो जेल के पीछे होंगे। और मैं एक चीज आपको बता दूं, जितने सेवादार हैं जिन्होंने आम जनता के साथ जिस तरीके से उन्होंने जो पथ है उससे ढकेला उनको और उसके ऊपर दूसरे लोगों को ढकेला है, ये अभी जांच में सामने आ रहा है किस तरीके से वहां पे कियोस्क करने की कोशिश की गई, 100 लोगों का जान ले लिया। एक बार भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने इसका खंडन किया हो तो बताइए, इस बाबा के खिलाफ एकदम हार्ड वर्ड यूज किया हो तो बताइए। उन्होंने कार्रवाई की मांग की, समाजवादी पार्टी के बहुत सारे लोगों ने कार्रवाई की मांग की, साजन उनके विधायक कार्रवाई देखिएगा। ये बाबा जो है, ये बाबा कहाँ जाएंगे आप देखिएगा, और जिस समय ये जेल में जाएंगे इसकी पैरवी करने के लिए यही अखिलेश यादव चले आएंगे कि बाबा के साथ गलत हो रहा है, उसके बाद कहेंगे तानाशाही नहीं चलेगी, इस तरीके की चीजें यही प्रोड्यूस करना शुरू करेंगे। अभी आप कुछ दिन देखिए, जैसे सैम पिट्रोदा उसको निकाला गया और जैसे ये इलेक्शन खत्म हुआ उसको फिर से महासचिव बना दिया गया कांग्रेस का और प्रेसिडेंट बना दिया गया ओवरसीज का। तो ये अभी कुछ देर अभी तो इनके ये मुंह पे बोलेंगे कि बाबा हमारे लिए बेकार है, और ये अभी कुछ दिनों के बाद इसी बाबा को महिमा मंडित करेंगे क्योंकि इनके इलेक्शन में ये काम किए थे, ये जब जाहिर है। ठीक है, अर्षद जी जवाब देंगे कुछ पे, क्योंकि आपके साथी हैं अखिलेश यादव। मैं ये कह रहा हूँ कि तपोस पाल जी से ये पूछिए कि सरकार में कौन बैठा है, भारतीय जनता पार्टी शासन कर रही है या सपा उत्तर प्रदेश में शासन कर रही है। 30 घंटे से ऊपर हो गया और उस बाबा के नाम पर एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाई है, और योगी की पुलिस, योगी आदित्यनाथ जी की पुलिस अभी तक उस बाबा को पकड़ने में नाकाम साबित हुई है। ये फेलियर किसकी है? कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ये अपनी सारी जिम्मेदारियों से भाग रही है और जाति आधारित बाबाओं का समर्थन और जाति आधारित बाबाओं के खिलाफ बोलने की जो आदत है ना इन लोगों की। अब ये बताइए, तपोस पाल बाबा लोगों में जाति भी ढूंढ रहे हैं। बाबा लोगों में हमने जाति नहीं ढूंढा, मैं कह रहा हूं जो है कितनी कुंठित है, तो सैफरॉन क्यों नहीं किसी भी धर्म को किसी भी ये मैं कह रहा हूं भगवा पहनना चाहिए, बदनाम करना है, भगवाधारी है उनको अन्न त्याग करके फलारी होना चाहिए। और मैं नवीन पांडे जी गलत सलत बाबा थोड़ी ना हम उसको एंडोर्स करेंगे। सुन लीजिए तपोस जी, सुन लीजिए, ऐसे बहुत लोग घूम रहे हैं, डिबेट में न बिठाइए। सुन लीजिए तपोस जी, सुन लीजिए। प्रदेश और देश में गलत मैसेज आए। तपोस पाल जैसे लोग इस देश में नफरत फैलाने का लगातार प्रयास कर रहे हैं और इस पर कौन सी शांति फैला दी है बताइए? अपने चैनल कौन सा शांति फैलाए आप बताइए? हिंदुओं को हिंसक बता रहे हैं आप, कौन सी शांति फैलाए? जिससे आप लोगों की भी चैनल खतरे में आ जाए। ऐसे तपोस पाल जैसे नफरती लोगों को, हमारे चैनल को खतरे में डाल रहे हैं, वो सुन लीजिए। जो भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा को, जो नफरत का विचारधारा है, जो हिंसा का विचारधारा है, जो असत्य का विचारधारा है, उस विचारधारा देखिए अर्षद जी, विचारधारा अपनी जगह है, ये मंच है सबको मौका देने का। अर्षद सुन लीजिए, आप हमारे चैनल पर आपने सवाल किया है, इस मंच पर सबको मौका मिलता है अपनी बात रखने का। हाँ, व्यक्तिगत टिप्पणियों और जो है संप्रदायवाद के लिए जगह नहीं है, ये बार बार कहा भी जाता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो अपनी पार्टी की तरफ से ऐसी बातें बोलते हैं, तो उस पर कैसे रोक सकते हैं? हम खंडन जरूर कर देते हैं, ठीक है? बाकी अपनी बात पूरी कर लीजिए। धार्मिक टिप्पणी अशोभनीय है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि वहाँ पर 121 से ज्यादा लोगों की जाने गई हैं, तो वहाँ पर तो गंभीर होकर के और संवेदनशील होकर के बात करना चाहिए। मेरा कहना ये है। ठीक है, ठीक है, तपोस जी बोलिए। ये जो अभी कह रहे हैं कि सरकार की जिम्मेदारी बनती है, सरकार ने अपनी जिम्मेदारी लेते हुए वो उस पर कार्रवाई कर रहे हैं। अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई यूपी की पुलिस, जो है 48 घंटे हो गए घटना को। अंडरग्राउंड है, गिरफ्तार करेंगे हम उनको। वो व्यक्ति भागा फिर रहा है, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और लॉ एंड ऑर्डर संभालने के लिए आपने देखिए कितने बड़े बड़े माफिया न्यूट्रलाइज किए गए हैं। पूर्वांचल में जो दहशत का माहौल था वो खत्म किया गया है। आप अवैध कॉलोनी थी, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर था, किसी भी सरकार का, ये अखिलेश यादव के समय से ये पड़ा हुआ था कि इन कॉलोनियों को डिमोलिश किया जाएगा, और उसके बाद ये वोट बैंक के चलते उस कॉलोनियों को डिमोलिश नहीं करते थे। अवैध कॉलोनियों का आपने देखा था कि इलेक्शन के बाद किस तरीके से जेसीबी लगा के इन कॉलोनियों को क्लियर किया गया। तो लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल है और ठीक से है। और जो लोग कहते थे राम मंदिर बन जाएगा तो पूरे देश में आग लग जाएगी, वो कौन से शांति की बात करते थे? जरा प्रवक्ता कांग्रेस बता दे हमें,
जो लोग ये कहते थे कि महबूबा मुफ्ती ओपनली बोलते धारा 370 खत्म हो जाएगा, पूरे देश में आग लग जाएगी। कौन सा शांति की बात करते थे? अभी कुछ दिन पहले फारूक अब्दुल्ला ने फिर बोला था। तो ये कौन से समाज के लोग, कौन से धर्म के लोग हैं, आप बताइए। एक ही धर्म के लोग कंटिन्यूअसली, एक संस्थागत मदरसे से पढ़े हुए, वो कंटिन्यूअसली हिंदुओं के अगेंस्ट में गलत सलत बातें बोलते हैं कि इनको काट दिया जाएगा, इनको मार दिया जाएगा, हिंदू धर्म खतरे में है। ठीक है, बात आ गई आपकी। मनोज मनु साहब, जिस तरह से संसद का सत्र तो खत्म हो गया, अब जो है विपक्ष और सरकार के बीच में जो गतिरोध चल रहा था, आपको लगता है कम होगा तो कड़वाहट कम होगी, सरकार काम कर पाएगी आगे? वह काम करने के मूड में ही नहीं, वह देश की सही स्थिति पर बोलने के ही मूड में नहीं है। अगर विपक्ष सही रहता तो अरविंद केजरीवाल जेल से मुख्यमंत्री नहीं होता। नैतिकता के सवाल पर एक बार भी राहुल गांधी की बातचीत नहीं हुई। बंगाल में जिस तरह की घटनाएं घटी, मणिपुर इनको याद आ जाता है। अब बंगाल में जिस तरह से घटना घटी, दुष्कर्म हुआ, कौन सहभागी है, कौन जो लोग गिरफ्तार हुए, एक बार राहुल, सोनिया, प्रियंका, आडरा बाटरा के मुंह से सुने क्या? संसद में ये बोलते हैं कि हिंदू मतलब हिंसक होता है। ये पहले राहुल गांधी हैं क्या, हिंदू है कि मुसलमान है? ये चीज को तो कांग्रेस ने आज तक क्लियर किया ही नहीं। पहले तो सवाल किया कि इनके दादा का क्या नाम है। वो तो हिंदू है, अपने आप को बोलते हैं, मंदिर जाते हैं, ये तो बार बार बोला गया। वो कैसे हिंदू है? ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं संसद सत्र खत्म होने के साथ ही गतिरोध भी कम होगा और सरकार आगे कामकाज कर पाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए आप सभी मानों का। तो राजधर्म में जितना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।